हमारा ये आखिरी लेक्चर है और इसके बाद हम जो हमारे रिमेनिंग कास्ट अकाउंटिंग के लेक्चर है वो कवर करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंक्लूडिंग है। हमने सारी डिटेल पढ़ी, अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर जो रिपोर्ट पेश करता है, जिस रिपोर्ट के लिए या जो अपनी ओपिनियन देने के लिए सारी की सारी उसकी वर्किंग होती है, या जो इस पूरी एक्टिविटी का आउटकम होता है, वो ऑडिटर की ओपिनियन या ऑडिटर की रिपोर्ट होता है। तो ऑडिटर की ओपिनियन, ये पूरा जो एक डायग्राम है, मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस लेक्चर की, इसमें कवर कर लें। और इसके बाद ताकि आपको याद करना इस डायग्राम से आसान हो, और थोड़ी सी मैं आपको टेक्स्ट में भी अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन जो जहाँ पे ज़रूरी समझूंगा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल जो हमारे इस लेक्चर का एसेंस है, जो मकसद है, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते आए हैं कि ऑडिटर की ओपिनियन ही हमारा आउटकम होता है इस पूरी ऑडिट एक्टिविटी का। तो ऑडिटर ने जब अपनी ओपिनियन देनी होती है तो दो किस्म की उसकी ओपिनियन हो सकती है। रिपोर्ट जो लिखता है दो किस्म की हो सकती है। सबसे मेन जो कैटेगरी हम करें तो एक तो हो सकती है उसमें क्वालिफाइड, और दूसरी होती है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड इस प्रेस्पेक्ट से आप याद रखें कि ऑडिटर चाहता है कोई ना कोई मैनेजमेंट ने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उनमें से गलती निकाले। जब वो गलती निकालने में नाकाम हो जाता है तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करता है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये है कि ऑडिटर नाकाम रहा कोई बड़ी जो एक एक गलती या एम्बेजलमेंट या कोई वायलेशन या वेरिएशन पकड़ने में, तो उसको जो रिपोर्ट पेश करना पड़ी वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करना पड़ी। तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इसलिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होती है कि कंपनी ने अपनी जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, उसने प्रॉपर तैयार की थी। उसने जो अकाउंटिंग के पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो ठीक तरीके से फॉलो की थी, इसलिए ऑडिटर को अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करना पड़े। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जब ऑडिटर पेश करता है तो उससे जो है कंपनी की तो जान छूट जाती है। अब ऑडिटर की भी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश हुई, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं थी। अब जो है क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है दूसरी, लेकिन क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड दो एज हैं, दरमियान में भी कुछ ऑप्शन है कि जिसमें कुछ ऑडिटर को रिजर्वेशन होती है। ना तो वो टोटली मुतमैन होता है, ना टोटली गैर मुतमैन होता है, तो दरमियान में उसको कुछ रिजर्वेशन होती हैं। वो रिजर्वेशन जो होती हैं किस नेचर की होती हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि जो ऑडिटर है जो काम कर रहा है जिस मकसद के लिए, अब उस मकसद में या तो फिर वो रिपोर्ट पेश करे अनक्वालिफाइड, उस पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्वालिफाइड लिखते उस पोजीशन में भी नहीं है। तो अल्टीमेटली वो क्या करना चाह रहा है, असल में जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये जो ओपिनियन होती है अल्टीमेटली इसके यूज़र्स होते हैं। इसका बैंक भी यूज़र हो सकता है, इसका मुख्तलिफ जो हैं बिज़नेस एंटिटीज़ जो इसके साथ स्टेक होल्डर्स होती हैं वो भी इसके यूज़र हो सकते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसके यूज़र हो सकते हैं ऑडिटर रिपोर्ट के। यानी कि जो ऑडिटर रिपोर्ट पेश करेगा उस रिपोर्ट को पढ़ के कई सारे लोग बिज़नेस के मुतालिक डिसीजंस करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर ऑडिटर सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देता और कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है, पैसा अपना लगा देता है, और उसको बाद में पता चलता है कि अगर ऑडिटर ने ये चीज़ पॉइंट आउट की होती तो मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट ना करता, तो इस तरह की जो केस होगा वो ऑडिटर पे भी लाइबिलिटी होती है। वो क्रिमिनल या नेग्लिजेंस किसी भी किस्म की जो हमने जो लाइबिलिटीज़ पढ़ी थी वो उस पर इम्पोज होती है और उसको पनिशमेंट भी पड़ सकती है। तो ये है कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है, अपनी ओपिनियन देता है, तो उसको कुछ ना कुछ अल्टीमेटली बताना होता है कि मैंने जो ऑडिट किया मुझे क्या इसमें से फाइंडिंग मिली। तो क्या हुआ कि ऑडिटर ने जब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी पेश नहीं की तो फिर एक मॉडिफाइड रिपोर्ट पेश कर सकता है। मॉडिफाइड रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, एक तो इसकी आगे फर्दर दो किस्में हैं। एक तो अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन, कि ऑडिटर की जो ओपिनियन है वो उस पर असर अंदाज होता है। एक होता है डू नॉट ऑफर
अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। एक वो होती है जिस पे ऑडिटर की ओपिनियन का कोई अमल दरामद नहीं होता, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर देता है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट जब पेश कर देता है वो भी बात खत्म हो जाती है। अब दो चीज़ें रह गई, एक तो क्वालिफाइड रिपोर्ट थी, एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट थी। अनक्वालिफाइड तो शुरू में हमने बता दिया, उस पर कोई असर नहीं। अब क्वालिफाइड भी रिपोर्ट पेश कर देगा तो भी वो बात ख़त्म हो जाती है कि ये बिज़नेस फेल हो गई अपना काम करने में। अब दरमियान वाली क्या बात रहेगी, इफेक्ट जो दरमियान में है। अब दो एज पे हम बात कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड और दूसरी क्वालिफाइड। अब दरमियान में क्या है, अफेक्ट ऑडिटर ओपिनियन। ऑडिटर की ओपिनियन को असरअंदाज हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सर्कमस्टेंसेज। अब हालात पे असर करते हैं। हालात किस तरह के हो सकते हैं, एक तो उसकी लिमिटेशन ऑन स्कोप है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो उस पर लिमिट कर देती है कि भाई तुमने इन्वेंटरी नहीं करनी, भाई तुमने परचेजेस का जो एरिया है वो नहीं देखना, भाई तुमने फलानी जो कैश बुक है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है उस पर आपने बात नहीं करनी। इस तरह की जो मैनेजमेंट है वो कोई ना कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती है। तो इस तरह की इम्पोजिशन होगी तो फिर क्या होगा, उसको लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द वर्क। जो ऑडिटर वर्क करता है उसके ऑडिट का जो स्कोप होता है वो उतना स्टैंडर्ड का नहीं होता जो ऑडिटर को पेश करना चाहिए। लेकिन इस तरह की शराइत हूँ, लिमिटेशन दूँ, तो नॉर्मली जो ऑडिटर है वो अपनी जो एंगेजमेंट लेटर है या जो एंगेजमेंट की एग्रीमेंट है वो उस पर साइन नहीं करता, वो उसके साथ एंगेज ही नहीं होता। क्यों कि जो इस तरह की अनडिसाइडेड चीज़ है उस पर वो जब बात नहीं करेगा तो अल्टीमेटली यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। तो इसलिए, लेकिन ये एक इसकी टाइप है जहाँ पे ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो अपनी रिजर्वेशन शो कर सकता है। उसके अलावा है डिसएग्रीमेंट। एक तो मैनेजमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी, भाई तुमने इस एरिया को नहीं छेड़ना, ये तो एक साइड पे केस हो गया। दूसरा होता है कि जो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट ने नहीं लगाई थी, लेकिन जब डिसीजन हुआ, जब मैनेजमेंट से उसने डिस्कशन की, अल्टीमेटली डीब्रीफिंग कर रहा था, तो उसने बताया कि तुम्हारे ये मामला जो हैं ठीक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उसके साथ डिसएग्री होती है, एग्री नहीं करती। इस तरह की जो ओपिनियन होगी उस पर भी ऑडिटर अपनी रिजर्वेशन शो करेगा। अब पहले करते हैं लिमिटेशंस ऑन जो वर्क है जो मैनेजमेंट उस पर इम्पोज करती है, उसकी क्या है, मटेरियल बट नॉट सो मटेरियल एंड प्रिवेसिव। मटेरियल तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरे नंबर पे ये होता है कि मटेरियल भी होता है और प्रिवेसिव भी होता है, यानी कि बड़ा मामला होता है, एक कोई गबन का या कोई इस तरह की चीज़ें नज़र सामने आती हैं। जब छोटा मामला हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन पेश करेगा, जब कोई बड़ा मामला होगा तो उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अपनी ओपिनियन पे वो डिस्क्लेम कर देगा और वो पेश करेगा। दूसरा केस कौन सा होता है, डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट और ऑडिटर डिसएग्री हो गए। एक उसका केस था मटेरियल बट नॉट सो मटेरियल एंड परवेसिव, यानी कि एक इतना बड़ा मामला नहीं है, तो फिर बड़ा मामला नहीं है तो मुतमिन भी नहीं है, तो फिर उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन पेश कर देगा। सॉरी, जहाँ पे मटेरियल है बट नॉट सो मटेरियल एंड परवेसिव, जहाँ पे मटेरियल एस्पेक्ट है तो उस पे तो वो जो है ऑडिटर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करेगा। और क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि एक्सेप्ट इस एलिमेंट के जो ओवरऑल थी इसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं। अगर जो डिसएग्री करता है मैनेजमेंट के साथ लेकिन मटेरियल भी है और वसी भी है, ठीक है, मटेरियल भी है और वसी भी है, तो फिर उस पर एडवर्स ओपिनियन ऑडिटर अपने पेश करेगा और बताएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पेश नहीं कर रही, व्यू जो ओवरऑल है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। तो ये सारी की सारी किस्में हैं। एक हमने पढ़ी शुरू से जो हमने पढ़ी कि होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और दूसरे नंबर पे होती है एक क्वालिफाइड रिपोर्ट, और उसके बाद होता है अफेक्ट्स मैनेजमेंट अफेक्ट्स द ऑडिटर्स ओपिनियन। उसके दो केस हो सकते हैं, एक लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, दूसरा होता है डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। तो इनके आगे फर्दर केस होते हैं। अगर छोटा मामला हो तो ऑडिटर जो है नॉर्मली, अगर छोटा मामला है उस पर एग्री भी नहीं है तो फिर क्या है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी पेश कर सकता है लेकिन उस पर रिजर्वेशन शो करेगा। और छोटा सा मामला है लेकिन मटेरियल है ज़्यादा है, मतलब कि मामला बिगड़ा हुआ ज़्यादा है, और तो उस पर क्या है, ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर देगा और अपनी रिजर्वेशन भी शो कर देगा, इस तरह का एरिया। लेकिन ये जो इस तरह की लिमिटेशन जो इम्पोज की जाती है ऑडिटर पे, उस पर ऑडिटर नॉर्मली वर्क नहीं करता। तो इसके बाद हम अगर मॉडिफिकेशन टू दी ऑडिटर्स रिपोर्ट पे बात करें तो मॉडिफिकेशन किस किस्म की हो सकती है। मैटर्स जो हमने पढ़ा, मैटर्स दैट
डू अफेक्ट दी ऑडिटर्स ओपिनियन, जो ऑडिटर की ओपिनियन को असरअंदाज कर सकते हैं। नॉर्मली तो ऑडिटर ने क्या है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करना होती है। अगर मटेरियली कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है तो फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करेगा। अब जो लिमिट क्वालिफाइड जब रिपोर्ट पेश करता है या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश करता है तो उसमें क्या होता है कि ऑडिटर जो है उस पे दो आगे शराइत हो सकती हैं। यानी कि एक तो लिमिटेशन ऑन द स्कोप, किस तरह जो ऑडिटर नॉर्मली वर्क कर रहा होता है उस पर लिमिटेशन किस तरह से आ सकती है, जब मैनेजमेंट उस पर कोई इम्पोज कर देती है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो उस तरह का मामला है, जब रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो ऑडिटर उस तरह के एरिया पे बता देता है कि ये एरिया मैंने देखा नहीं है, या जो मैनेजमेंट है उसने मुझे अलाउ नहीं किया। बाकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके बारे में अपनी। इसके अलावा इम्पोज बाय सर्कमस्टेंसेस, अगर हालात कुछ ऐसे हों, फर्ज किया कंपनी पे किसी ने केस किया था, जब ऑडिटर एंगेज हुआ और अभी तक उस पर डिसाइड नहीं हुआ, तो उस तरह का मामला होगा तो उसमें ऑडिटर बता देगा कि कंपनी की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है, लेकिन ये जो फलां डिसीजन है बड़ा मटेरियल किस्म का है, अनसर्टन है, अभी श्योर नहीं है, तो उस मामले को जो भी डिसीजन कोई कर रहा है वो देख ले, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। अब जो है ऑडिटर की ओपिनियन जो है वो दो किस्म की हो सकती है। एक तो होती है एक क्वालिफाइड ओपिनियन, जिसमें वो लिख देता है कि ये कंपनी की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रही। और दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो ऑडिटर है वो अपनी डिस्क्लेम करता है कि मैं ये जो चीज़ पेश कर रहा हूँ मैंने इस एरिया को फलां वजह से नहीं देखा, इसके बारे में अभी तक अनडिसाइडेड चीज़ है। इस मामले के अलावा बाकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है। इसके बाद आती है जो लिमिटेशन ऑन स्कोप, क्वालिफाइड ओपिनियन जब लिख रहा है ऑडिटर, तो उस पे लिमिटेशन ऑन स्कोप जब होती है तो वो कब क्या उसकी वर्डिंग होती है, वी हैव ऑडिटेड, कंपनी जिसने ऑडिट किया अपने फर्म का लिखा या जिसका वो ऑडिट कर रहा है और किस डेट किस पीरियड के लिए, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये भी पैरा ऐड किया जाएगा कि मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे। और उसके बाद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एक्सप्रेस एन ओपिनियन on these financial statement based on our audit, except as discussed in the following paragraph, we conducted our audit in accordance with the falane rules. We did not observe the counting of physical इन्वेंट्रीज। अब यहाँ पे वो लिमिटेशन बता रहा है कि हमने फिजिकल इन्वेंट्रीज को काउंट नहीं किया एज ऑफ December 31, 2000, सिंस दैट डेट was prior to the time we were initially engaged as auditor for the company। क्योंकि हम दिसंबर के बाद एंगेज हुए थे, इसलिए 31 दिसंबर को फिजिकली मटेरियल की इन्वेंट्री या जो इन्वेंट्रीज की पोजीशन थी हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ओइंग टू द नेचर ऑफ द कंपनीज रिकॉर्ड्स वी वर अनएबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ टू द इन्वेंट्री क्वांटिटीज बाय द अदर ऑडिट प्रोसीजर। हम दूसरे प्रोसीजर लगाने की भी कोशिश की, लेकिन हम मटेरियल का जो एरिया था हम उस पर कोई मुतमईन नहीं है। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द effects of such adjustment, if any, as might have been determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves to the physical inventory quantities, the financial statement gave true and fair view of the remaining जो है उसमें ऑडिटर जो है बता देता है कि मैं जो क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ इसमें फ़लाँ जो एरिया था उसमें मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए मैं बाकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है। इसके अलावा जो होता है लिमिटेशन ऑन स्कोप, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कोई ऐसा एरिया जिस पे ऑडिटर जो है वो डिस्क्लेम करता है, वो कौन सा होता है वो उसमें बता देता है कि मैं इस वजह से डिस्क्लेम करता हूँ, मैं इसको ऑन नहीं करता क्योंकि मैंने इस एरिया को लुक आफ्टर नहीं किया या प्रॉपर जो है ऑडिट नहीं किया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है डिसएग्रीमेंट विद दी मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के साथ वो डिसाइडेड नहीं है। अब जब उनका एग्री आपस में नहीं है तो दो हो सकती हैं, एक क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकती है जिसमें ऑडिटर लिख देता है कि ये जो है मतलब इस पे ट्रू एंड फेयर व्यू फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड उसके हिसाब से नहीं है, या बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कुछ और कह रही हैं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो कुछ और कह रही हैं, या जो इनको डायरेक्शन की थी कि ये जो अपना डाटा है इसको अमेंड कर दें उन्होंने नहीं किया, तो उसके बाद जो ऑडिटर अपने रिपोर्ट पेश करेगा उसमें एडवर्स ओपिनियन लिखेगा कि ये चीज़ें ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रही और मैनेजमेंट में इस एरिया में उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया, या जो स्टैंडर्ड थे या जो फिनेंशियल जो रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो इन्होंने मीट नहीं की, तो इस वजह से एक एडवर्स ओपिनियन जो है ऑडिटर पेश कर सकता है। अब जो डिसएग्रीमेंट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ उस पर जो क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर पेश करेगा वो इस तरह से होगी, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और उसमें एरिया स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा एरिया था, उसको आप कंसीडर कर लें तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद आता है डिसएग्रीमेंट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन एडुकेट डिस्क्लोजर एडवर्स ओपिनियन। अब इसमें है जब मैनेजमेंट के साथ कोई पॉलिसी पे बात आ जाती है कि कंपनी उससे एग्री नहीं करती कि हमें कौन सी जो पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए थी, हमारी इंडस्ट्री नेचर कौन सी है, तो जबकि ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तो इस पे ऑडिटर क्या करेगा, इन एडुकेट डिस्क्लोजर जो है वो, क्योंकि इसने डिस्क्लोजर में प्रॉपर जो है इन एडुकेसी है, प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं की गई इन्फॉर्मेशन, इस पे ऑडिटर जो है एडवर्स ओपिनियन पेश कर देगा। और एडवर्स ओपिनियन जो है वो कैसे पेश करेगा ये देख लें, और जो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। इसमें जो है इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्कस्ड इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू or do not present fairly in all material respects the financial position of ABC company of on December 31st 2007 and of the financial statements and performance its cash flow for the year। तो कैश फ्लो पे जो मामला था वो उस पर एग्री नहीं करता, वो कहता प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए वो एडवर्स रिपोर्ट पेश कर देता है। इसके बाद होता है मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। वो मामला जो कंपनी जो ऑडिटर होता है उसकी ओपिनियन को मटेरियली अफेक्ट नहीं करते, उस पर क्या करता है ऑडिटर जो होता है वो अपनी जो ख़ास एरिया होता है जहाँ पे वो वीकनेस देखता है उसको पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन बाकी बताता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रहा है। जैसा कि ये नीचे एग्जांपल भी है कि अगर कोई चीज़ देखी जाती है कि कंपनी लॉस में चल रही है, अगर लॉस में चल रही है तो इट्स मीन कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तो उसको क्या है गोइंग कंसर्न का इशू है, तो उस पर ऑडिटर जो है अपनी रिजर्वेशन शो कर देता है, पैराग्राफ में मेंशन कर देता है, ओवरऑल वो बता देता है कि मटेरियली ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है। तो ये सारी बात इसमें यही है। इसके अलावा अनसर्टन, अगर कोई कंपनी पे केस है तो उसके बारे में बता सकता है कि उस पर अनडिसाइडेड है, अभी उसके बारे में अपनी ओपिनियन नहीं पेश कर सकता, तो जो इन्वेस्टर है वो फलां इसके केस को डीपली देख सकता है। और जो इसके अलावा बाकी जो कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं, तो इसमें भी ऑडिटर अपनी इस तरह की रिपोर्ट पेश करेगा। तो इसमें वो स्पेसिफिक जो एरिया होता है उसको पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि फ़लाँ जो है इसका रेफरेंस फ़लाना और फ़लाना जो रेफरेंस है उसको अगर देखा जाए उसके हिसाब से जो भी इन्वेस्टर है या जो कस्टमर ऑफ दी जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, उसको अगर वो गौर से मुताला कर ले या जो नोट्स में चीज़ मेंशन की है तो वो देख ले तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है। इन एडिशन टू द यूज़ ऑफ एम्फेसिस। अच्छा, एक एम्फेसिस का एरिया जो है मैंने उसमें इनडायरेक्टली बात भी कर दी है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिस पे ऑडिटर अपना एम्फेसिस देता है। ओवरऑल वो क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जब पेश कर देता है, लेकिन एम्फेसिस एक स्पेसिफिक एरिया को करता है। लेट्स सपोज वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर रहा है कि ठीक है ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है, लेकिन एम्फेसिस का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया जाता है जिसमें वो बताता है कि कंपनी की जो फलानी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स फलाने हैं, उनको बगौर मुताला कर लें या उस एरिया को देख लें, उस पर हमने किस तरीके से वर्किंग की, हमारे जो स्कोप है उस पर लिमिटेशन किस वजह से आई, तो उस एरिया को छोड़ के बाकी ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है या ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रही, तो ये इस पे ऑडिटर जो है एक एम्फेसिस का एक अलग से पैरा ऐड करके अपनी रिपोर्ट, अपनी ओपिनियन पेश करता है। तो ऑडिट का जो पूरा ओवरऑल सिलेबस था हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हो गया एंड आई congratulate to all the participants and wish all of the best to your upcoming exam, whatever they are CSS, PCS, PMS, whatsoever, या BCom, MCom। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरी इंफॉर्मेशन और अच्छा सीखने को मौका मिला होगा। अगर किसी का फिर भी इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।